गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और इस संविधान की इस कक्षा में आप संविधान के भाग के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में संविधान के ऊपर चर्चा की और आपने उसे देखा कि संविधान में 22 पार्ट्स क्यों हैं, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स क्यों हैं। जिसमें हमने शेड्यूल्स के बारे में चर्चा नहीं की थी, उसको अगले क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को देखते हुए आप इस क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका आने वाला जो दरोगा और बिहार 66 का जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो अच्छे तरह से सफल हो। आप मुझे संविधान के क्लास के साथ इस क्लास में चर्चा देख रहे हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं 2005 से 2010 तक यूपीएससी के प्रिपरेशन में मुखर्जी नगर दिल्ली में रहा और 2010 के बाद से लेकर अभी तक जनरल स्टडी के पेपर में हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ाते आ रहा हूँ। मेरा आईएएस में हिस्ट्री ऑप्शनल भी रह चुका है। तो इसके साथ ही हम संविधान के ऊपर, चूँकि समय कम है और चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करनी है और आप लोग जुड़ भी चुके हैं अभी तक, तो हम लोग ये देखते हैं कि पिछले क्लास से जोड़ते हुए कि 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स क्यों थे। और आज हम चर्चा करेंगे कि उस 22 पार्ट्स में क्या क्या है, किस पार्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके पहले आपने बहुत सारे क्लास में प्रश्न भी, अभ्यास भी किए थे, उसका आप लोगों ने आनंद भी उठाया था। आज हम इस कक्षा के बारे में ये देख रहे हैं कि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान का, ये आपका शेड्यूल्स दिया, संविधान का एक, उसका एक सिलेबस कह लें, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, जिसमें इसमें कौन से सब्जेक्ट कहाँ पर व्यवस्थित है, कौन सा टॉपिक किस जगह पर है, उसका एक हम देखेंगे। लगभग आपको मान के चलिए इसे बताने में मुझे 3 क्लास लगेगा और उसके बाद इसी के ऊपर जो एक ब्रीफ एवरेज चीज़ बता रहे हैं उसी के ऊपर हम एक टेस्ट पेपर भी ऑर्गेनाइज करेंगे और पिछला अभी तक जितना आपने पढ़ा उसका फिर 20 से 25 क्वेश्चन के साथ आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसलिए इसको बार बार देखें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से रखें। फिलहाल तो ये हमारा जो चैप्टर है, किस चैप्टर में, आज का टॉपिक सिंपल है, साधारण है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सपाट है। बस ये ध्यान रखना है कि हम किस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे और उसका एक ओवरव्यू मैं देते चलूँगा कि भाग 1 में ये है तो इसके बारे में मोटा मोटी एक एवरेज कंसेप्ट दूंगा कि क्या पढ़ना है। तो ये आप, हम 22 पार्ट्स में अभी तक मैं लिया हूँ 11 पार्ट्स तक और संभवतः इसे 2 क्लास में मैं फिनिश करूँगा। तो 1, 2, 3, आप ये लाइन जो देख रहे हैं ये भाग का है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर उसके बाद 11 के बाद 12 से लेकर 22 तक और उसके बाद शेड्यूल्स के ऊपर लगभग 4 से 5 क्लास का ये क्लास रहेगा आपका, जिसमें हम ओवरव्यू चर्चा करेंगे आपको 22 पार्ट्स तक और कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स तक। तो हमने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स, तो ये संविधान में ये हमने बताया था कि 22 पार्ट्स 22 भाग क्यों हैं। तो मैंने इसके 1-2 सब पिछला वीडियो देखेंगे, पिछला आप इसके बैक जाएंगे जो लेक्चर है उसमें इसका प्रश्न का आंसर मिल गया है। फिर भी मैं बता देता हूं कि चूंकि 22 पार्ट्स इसलिए हैं कि प्रत्येक पार्ट्स में स्पेशल फीचर है, सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो इसमें मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देश और राज्यों के बारे में,
यहाँ पर द यूनियन लिखा हुआ है, यहाँ पर द स्टेट लिखा है, इस जगह पर आपको यूनियन टेरिटोरी लिखा हुआ है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट। अर्थात जब संविधान की रचना हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ जो फ्रेमर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने ये स्पष्ट उन्हें एक विशेषता दिखाई कि एक तरह के कैरेक्टर को एक पार्ट में रखा जाए, एक तरह की विशेषता को एक टॉपिक में रखा जाए, एक तरह के सब्जेक्ट को एक टॉपिक में रखा जाए, ताकि उसका नेचर स्पष्ट हो। जैसे हम जनरल स्टडी की बुक उठाते हैं तो हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री के पार्ट में एक अलग कैरेक्टर हो गया, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ज्योग्राफी के पार्ट में एक अलग पार्ट हो गया, एक अलग कैरेक्टर, उसका एक अलग फीचर। कॉन्स्टिट्यूशन को अलग रख दो, इकोनॉमी को अलग पार्ट दे दो, फिजिक्स को अलग, साइंस को अलग, केमिस्ट्री बायो अलग, स्पोर्ट्स को अलग, कंप्यूटर को अलग। इसलिए जनरल स्टडी में 10 से 11 पेपर बनते हैं और 11 टॉपिक इंडेक्स बनते हैं। उसी प्रकार से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए एक अलग पार्ट्स दो और पंचायती राज के लिए एक अलग दो। अर्थात अगर 22 पार्ट्स है तो इसका मतलब समझिए कि स्पेशल फीचर को स्पेशल पार्ट में, यानी कि ईच पार्ट्स हैविंग सम स्पेशल फीचर जो कि एक दूसरे से अलग है। जैसे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट दोनों अलग हैं। द यूनियन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में चीजें अलग हैं। इसलिए सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में जो चर्चा होगी वो पार्ट 2 में होगी, और फंडामेंटल राइट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में चर्चा हमें पार्ट 3 में होगी। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के बारे में पार्ट 5 में, और पंचायती राज के बारे में पार्ट 9 में। इसका मतलब कि इतनी चीजों को लिखना पड़ा क्योंकि हमारे का विविधता बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा देश है और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और इतनी विविधता को समेटने के लिए उसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के दौरान 200 सालों तक हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा था, बेहतर ढंग से समझा था। आज़ादी के दौरान हमें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से हमारा एक रास्ता रहा, हम उनके एक्टिविटी में शामिल रहे, हम विधानसभाओं में शामिल रहे, हम सुप्रीम कोर्ट में शामिल रहे, हाई कोर्ट में शामिल रहे, हम लोकल गवर्नमेंट में शामिल रहे। इसलिए हमारे जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फेमर थे, जो 389 मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में जिन्होंने बैठे थे, उन्होंने जब पूरे लगभग विश्व के 60 देशों का संविधान को पढ़ा और उन समस्त संविधान को पढ़ने के बाद अपने देश की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने जब संविधान की रचना की और भारत की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक सामाजिक, सांस्कृतिक और एकीकृत एक राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था का निर्माण करने के लिए जब संविधान की रचना की गई तो 22 कैरेक्टर्स मिले, 22 तरह की प्रकृति मिली, 22 तरह का नेचर मिले, 22 तरह की संस्थाएं मिले, 22 तरह का फीचर मिला। इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम अपने संविधान की रचना में जो 22 पार्ट की रचना किए, ईच पार्ट्स हैविंग सम स्पेशल फीचर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। That's why our constitution is the most longer constitution, most big constitution, largest constitution of the world. इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे लार्जेस्ट संविधान के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए 22 भाग, और हर भाग में उसको डिटेल लिखने के लिए, इसके बारे में डिटेल रखने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत हुई और इसी पॉइंट्स को अनुच्छेद के रूप में समझा गया और हर भाग इस तरह से पार्ट बढ़ता गया, इसका आर्टिकल्स बढ़ता गया। ये 22 पार्ट तक खत्म होंगे, उसी तरह से आर्टिकल हमारा 395 तक समाप्त होगा और उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट इन पार्ट और आर्टिकल्स के बीच में इन सब्जेक्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, सिंथेसाइजेशन सारा चीज इसी के बीच में होगा। इसी से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, हमारा फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम न्यायपालिका, हमारा जितने भी कमीशन है, चाहे शेड्यूल कास्ट कमीशन है, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है, वुमेन के जितने भी कमीशन है, अब भारत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं उसका कहीं न कहीं आधार ये 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ठीक एक ओवरव्यू लेते हैं कि भाग 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है। हो सकता है भाग 1 और 2 आज के क्लास में कर पाए और उसके बाद कल के क्लास में हम लोग भाग 3 उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद भाग 3 और 4 को समेटने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास भाग 5 में लग जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको। तो आपको चूंकि टाइम कम है इसलिए क्लासेस ज़्यादा लगेंगे। अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा रहता तो हम इसको 2 दिन में समेट सकते थे। तो हम आगे देखते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 के बारे में पार्ट 1 देखिए
आप लोगों ने पिछले क्लास में कमेंट लिखा था सर बीच में बोर्ड पर से हट जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं ट्राई करूंगा कि बीच में 2-3 सेकेंड के लिए मैं बोर्ड पर से हट जाऊं, साइड में आ जाऊंगा ताकि आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन अभी मैक्सिमम चीज़ें लिखी जाए उसके बाद लीजिएगा। मैं कमेंट आपका देख रहा था तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर स्क्रीनशॉट हट जाए, और आप लोगों ने लिखा कि सर 1 घंटे की क्लास की जाए, तो ठीक है, मैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, जैसा भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। अब देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं भाग 1 की, पार्ट 1, और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक पूरा डिटेल चलेगा। अभी हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे लेक्चर पर। अभी हम विस्तृत नजरिया नहीं अपना रहे हैं, बल्कि अभी हम इसको संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट में ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और हिंदी में इसको हम लोग भाग 1 बोलेंगे। और इस पार्ट 1 में हमारे पास आर्टिकल्स है 1 to 4, और सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट डील किया गया है कि नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स स्टेट और इट्स टेरिटरी, मतलब देश और राज्यों के बारे में। हमारा जो भाग 1 है उसमें चर्चा है नेम ऑफ, हमारे पास एक, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सोर्स है मैं उसको दिखा रहा हूँ कि ये जो आपकी लॉ पब्लिकेशन की जो किताब है ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज है। तो जो भी हमारे पास स्रोत रहेगा वो आपको एक मतलब जो ऑथेंटिक स्रोत रहेगा, और इसी स्रोत के आधार पर हम लोग का लेक्चर रहता है। और इसी से इसमें केवल और केवल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग नहीं दिया हुआ, बल्कि 395 आर्टिकल्स जो ओरिजिनल रूप से लिखा हुआ है। जैसे आप 395 आर्टिकल्स के बाद ये बुक एंड हो जाती है, तो 395 आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा कर हम लोग करेंगे। तो उसमें जैसे आपको हमने बताया कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो इस तरह से जो ये हमारा टॉपिक है इसमें देश और राज्यों के बारे में है। और इसे लिखने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत हुई? 1 से 4। इसे ही अनुच्छेद बोला गया, इसे ही आर्टिकल्स बोला गया है, ऐसे ही अनुच्छेद बोला गया है। या आप आर्टिकल्स दे सकते हैं, इसको हिंदी में अनुच्छेद हम कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही है मेरा कि संविधान के भाग 1 में सब्जेक्ट क्या है? तो नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स टेरिटरी, या इट्स स्टेट, देश और राज्यों का नाम है और उसके बारे में है। अबाउट द कंट्री, अबाउट द स्टेट, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। इतना तो जरूर होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ें तो कम से कम इतनी तो संविधान में लिखी होनी चाहिए कि किस देश का संविधान है, किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से इसके विंग हैं, कौन कौन से इसके राज्य हैं, इसके पॉलिटिकल यूनिट कौन कौन है। तो कुछ नहीं, देश और राज्यों का नाम है, उसके एरिया के बारे में है, और इस रूप में इसमें चर्चा है। जैसे जस्ट आप अगर एग्जाम्पल लें कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। भाग 1 में कुल कितना अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4, मतलब कितने आर्टिकल्स है? 1 to 4। उसी से भाग 2 में जाएंगे, पार्ट 2 में जाएंगे तो 5 to 11, 3 में जाएंगे तो 12 to 30। अब हम बात कर रहे हैं हम अपने पार्ट 1 की, संविधान के भाग 1। संविधान के भाग 1 में कुल 4 आर्टिकल्स हैं, कुल 4 आर्टिकल्स हैं। तो हम इस पर देख रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, अगर संविधान के भाग 1 में देखें तो मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको यहाँ पर मैप बना के छोटा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो अगर हम अपने इस कंट्री के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स थे। अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 में यही लिखा हुआ है कि हमारे देश का नाम क्या होगा और उसके कौन कौन से राज्य। बस एक जनरल इंफॉर्मेशन। आर्टिकल नंबर 1 दिस द प्रोविजन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स स्टेट। हमारे अनुच्छेद 1 में देश और राज्यों के नाम के ऊपर बारे में चर्चा है, उनका एक इंट्रोडक्शन है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारे पास इस तरह से हमारा अगर राज्य देख लीजिए तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, JNK, और यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। इसके नीचे आप अगर आप रखते हैं तो इसके नीचे आपको हिमाचल है, इसके नीचे आपको उत्तराखंड है, फिर आपको उत्तराखंड के नीचे यूपी के बगल में बिहार के नीचे झारखंड, बगल में यहाँ बंगाल, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के नीचे इधर आप अगर आते हैं उड़ीसा, इस तरह से ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस गोवा, महाराष्ट्र, इस तरह से तेलंगाना, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से आपको ये राज्य मिलते जाएंगे। और यूनियन टेरिटरी भी मिलते जाएगा। अंडमान निकोबार इधर आपको मिलेंगे, इधर लक्षद्वीप मिलेगा। ठीक है, इस तरह के आप सारे जितने भी राज्य हैं वो 22 जो हमारे पास 20 जो हमारे पास अभी राज्य हैं 29 हुए थे, फिर 28 हो गए। और अभी पहले हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी हुआ, फिर उसमें से घट गया। तो अभी हमारे पास यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? हमारे पास 8 केंद्र शासित राज्य हैं। सबका नाम आपको अनुच्छेद 1 में मिलेगा। तो जस्ट हमारा अनुच्छेद 1 क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आवर कंट्री है, हमारे राज्यों का नाम है, बाकी इसमें कुछ नहीं। अगर कोई भी नया राज्य बनता है, जैसे हमारे क्या पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के बाद जो हमारे फिर से राज्यों का जब निर्माण किया गया, तो हमारे देश में पहले जो राज्य थे उसको, उसके बाद 14 राज्य ही पहले थे जब हम देश आज़ाद हुआ था, और धीरे धीरे नए राज्यों का निर्माण होते गया। फिर 29 स्टेट तक हम पहुँचे। फिर एक आपको जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटाया गया, और अभी वर्तमान में हम 28 स्टेट के रूप में हैं। और इसका मतलब कि अनुच्छेद 15 इसका मतलब जब 15वां राज्य बना होगा, जब राज्य बना होगा, तब तो आर्टिकल नंबर 1 में अमेंडमेंट संशोधन करके उस राज्य का नाम जुड़ा होगा। जैसे कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, तो अनुच्छेद 1 में जम्मू एंड कश्मीर का पहले राज्य का नाम था, लेकिन जब वो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के रूप में हुआ, तो यूनियन टेरिटरी की संख्या आर्टिकल नंबर 1 में उसको इम्प्रूव किया, उसको अमेंड किया गया, और वहाँ पर यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी का नाम जोड़ा गया, और जबकि 1 का हटाया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 1 हमारे देश के बारे में एक इंट्रोडक्शन करता है, देश के बारे में परिचय देता है, सभी राज्यों का नाम इसी में आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 यहीं पर हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जब डिटेल पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से राज्य बना सारा बताएंगे। तो अनुच्छेद 1 में बस केवल नेम हो गया, मतलब अर्थात समझने के लिए देखिए तो आर्टिकल नंबर 1 में हमारे घर का नाम हो गया, घर का नाम। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि आपने सुना होगा गोवा को भारत में मिला लिया गया। गोवा कोई नया राज्य तो बना नहीं, गोवा पहले से था, और 19 दिसंबर 1961 अर्थात 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत में मिलाया गया। गोवा को भारत में मिलाया गया, इंडियन यूनियन में उसको मिलाया गया। गोवा राज्य नहीं बनाया गया, बल्कि गोवा पहले से टेरिटरी था, लेकिन पुर्तगाल का था। और 19 दिसंबर 1961 के बाद जब हमने गोवा को भारत में मिलाया, किसी राज्य को तोड़ के नहीं बनाया उसको, बल्कि जितने राज्य हैं किसी न किसी को ब्रेक करके बनाए गए हैं। जैसे गुजरात बनाया गया महाराष्ट्र को तोड़कर, तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश को तोड़कर, उसी तरह से चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को तोड़कर पंजाब हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया। तो अर्थात कि तो गोवा को कैसे हमारे यहाँ शामिल किया गया, सिक्किम को कैसे शामिल किया गया। तो आर्टिकल नंबर 2 यही कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन यूनियन इंडियन यूनियन, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात भारत में नए राज्य अगर कोई भी आ सकते हैं, अगर विदेशी राज्य जिस पर अगर हमारे भारत में मिलाया जाता है
तो उसको नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल नंबर 2 के द्वारा हम उसको मिलाएंगे। और वहीं पर आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, अगर उसके नाम में भी कोई परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके नाम में अगर कोई चेंज करना है तो आर्टिकल नंबर 3 ही करेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अनुच्छेद 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का निर्माण करना है, तो हमारे यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 3 एम्पावर टू द पार्लियामेंट कि वो नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देती है कि वो नए राज्य का निर्माण करे। तो कई बार एग्जाम पूछा किस आर्टिकल से नए राज्य का निर्माण हो सकता है, तो आर्टिकल नंबर 3 किस राज्य से, जैसे तेलंगाना बना, किस राज्य से बना होगा? अभी यूनियन टेरिटरी जो हटा या बढ़ा, किस आर्टिकल से बना होगा? तेलंगाना किस आर्टिकल से बना होगा? झारखंड किस आर्टिकल से बना होगा? उत्तराखंड किस आर्टिकल से बना होगा? तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ किस आर्टिकल से बना होगा? तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, उसका प्रोसेस। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो आर्टिकल 3 एम्पावर टू द पार्लियामेंट, अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर ये 3 है, ये पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि नए राज्य का निर्माण कर सके। और किस प्रकार किया जाएगा उसका प्रोसेस है अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, अगर किसी राज्य का भूभाग को बढ़ाना है या हटाना है या घटाना है, अभी सोचे कि बांग्लादेश से हमारे कई गांव का आदान प्रदान हुआ, तो या फिर आपको बिहार को, उसके राज्य को बंटवारा किया गया, झारखंड बनाया गया, बिहार की सीमाओं को, उसी तरह से हमारे क्या यूपी से आपको अलग किया गया, उत्तराखंड, तो किसी राज्य के सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो वो भी आर्टिकल नंबर 3 एम्पावर टू द पार्लियामेंट, वो भी संसद को ये शक्ति देता है कि किसी राज्य के क्षेत्र में वो किसी भी तरह का घट बढ़ कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा संसद। उसके बाद अगर ये हो गया अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे आप उड़ीसा को नाम चेंज किया गया तो उसका नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर किसी राज्य का नाम भी अगर बदलना है तो उसके लिए भी अनुच्छेद 3 का ही सहारा लेना पड़ेगा। और किसी राज्य का नाम भी अगर परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 ऑल्सो द एम्पावर टू द पार्लियामेंट टू चेंज द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, ये भी संसद की ही अधिकारिता का विषय है। ये आपको यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए आर्टिकल नंबर 3 ये केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हाथ को मजबूत करता है। और इसी के आप देखे होंगे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य को समाप्त करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में जब उसको बदला गया तो पूरे देश में हंगामा हुआ, पूरे देश में इसके लिए लोगों ने आलोचना की, जो भी हो, लेकिन ये चूंकि संसद का अधिकार है और जो भी चुनी हुई गवर्नमेंट पार्लियामेंट बैठेगी वो अपने राइट्स का यूज कर सकती है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। और इसी आर्टिकल नंबर 3 के तहत उन्होंने यूज करके जम्मू एंड कश्मीर को बदल डाला, राज्य से केंद्र शासित के रूप में, 2 केंद्र शासित रूप में उसको उन्होंने फॉर्मेट में बनाया, निर्माण किया। ये आर्टिकल नंबर 3 एम्पावर टू द पार्लियामेंट, संसद को शक्ति है टू मेक अ न्यू स्टेट। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 3 संसद का हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। और हम आपको आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बताते हैं कि अगर अनुच्छेद 3 या आर्टिकल नंबर 2, अगर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के बारे में अगर इससे नए राज्य का निर्माण होता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3, अगर लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद अगर लॉ मेड अंडर आर्टिकल्स नंबर 2 and 3, तो ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 4 टू प्रोवाइड, ये फिर से शक्ति देता है कि अगर 2 और 3 से अगर नए राज्य बनते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको एक जो शेड्यूल्स हम पढ़ाएंगे कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, तो उसमें शेड्यूल्स नंबर 1, 2, 3 और 4, तो 1 और 4 में भी हमारे क्या देश और राज्यों का नाम ही है।
1 में भी देश और राज्यों का नाम ही है, और 4 में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 4 में क्या है? राज्यसभा के 5, इस तरह से 12 शेड्यूल्स हैं, हम वहां चर्चा करेंगे फिर दोबारा। तो शेड्यूल्स नंबर 1 में भी वही है जो 38 नंबर 1 में है। शेड्यूल्स नंबर 1 में भी वही है जो 38 नंबर 1 में, अर्थात 38 नंबर 1 में भी देश और राज्यों का नाम है, और शेड्यूल्स नंबर अनुसूची नंबर 1 में भी देश और राज्यों का नाम है। लेकिन शेड्यूल्स नंबर 4 कहता है एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब आप बताइए, अगर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में मान लीजिए कितने लोग जाते हों, अगर आंध्र प्रदेश का बट के तेलंगाना बन गया, तो आंध्र प्रदेश से जो राज्यसभा में लोग जाते होंगे इलेक्ट होकर चुनकर, अब उसमें कुछ सीट तो अब तेलंगाना के हिस्से में जाएगी, बटेगा। अब तेलंगाना राज्य बना तो राज्यसभा में अब तेलंगाना के भी रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और आंध्र प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव जो जाते थे उनमें उनकी कुछ संख्या कम होगी। इसीलिए आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करने की इजाजत देता है। क्यों? क्योंकि राज्य के बारे में चर्चा तो संविधान के भाग 1 में ही है, और वो भी 1 से लेकर 4 तक। तो ये आर्टिकल नंबर 4 ही ये अधिकार देता है कि शेड्यूल्स नंबर 1 में भी चेंजेस लाया जाए, क्योंकि नया राज्य बनेगा तो नाम लिखाएगा। और चूंकि राज्यसभा का निर्माण राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर करते हैं, तो जो नया अगर राज्य बनता है, अगर नए स्टेट का निर्माण होता है, तो उसके मेंबर काउंसिल ऑफ द स्टेट में कैसे जाएंगे? तो यही कहा गया कि अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, उनका जो निर्धारित किया गया उसमें उस राज्य का हिस्सा आएगा। तो यही आप लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल्स नंबर 1 and 4। तो अनुच्छेद 4 ये इजाजत देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आर्टिकल्स नंबर 2 और 3 के तहत कोई भी चेंजेस होता है तो अकॉर्डिंगली उसके शेड्यूल्स नंबर 1 और शेड्यूल्स नंबर 4 में भी परिवर्तन होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो एक बार में आप ले सकते हैं, बाद में ले लीजिएगा, मैं बोर्ड अभी छोड़ रहा हूं। ठीक, ओके, बाद में लेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 क्या बताया, संविधान का ये भाग 1, और भाग 1 की बात हम करें आर्टिकल 1, 2, 3 and 4। आर्टिकल 1 में क्या है? देश और राज्यों का नाम हम याद करने के लिए बता रहे हैं। आर्टिकल 1 में घर का नाम हो गया। आर्टिकल नंबर 2 में है घर में प्रवेश कर जाइए, गृह प्रवेश कर जाइए, घर का नाम बताया 1 में, और 2 में घर में गृह प्रवेश कर जाइए, और रहते रहते नए घर का निर्माण करना है तो नए घर का निर्माण कर लीजिए, नए राज्य का निर्माण कर लीजिए। तो घर का नाम और घर में कोड बता रहा हूं, ये इस तरह से घर में प्रवेश, और यहाँ पे क्या करिए, नए घर का निर्माण कर लीजिए। और नए घर का जब निर्माण हो जाए तो रहते रहते आदमी को उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की बात आती है, तो फिर उसमें अमेंडमेंट कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए। और आपको अभी भी बताया संशोधन या अमेंडमेंट, संशोधन या अमेंडमेंट कहाँ करना है आपको, तो शेड्यूल्स नंबर अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4। शेड्यूल्स नंबर 1 अनुसूची नंबर शेड्यूल्स नंबर 1 शेड्यूल्स नंबर 1 या अनुसूची नंबर 1 अनुसूची नंबर 1 और 4 में संशोधन कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 1 में कोड क्या होगा, घर का नाम, दूसरा में हो गया घर में प्रवेश अर्थात एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, और तीसरा में हो गया नए घर का निर्माण करें अर्थात नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 टू एम्पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी न्यू स्टेट, ये उसका अपना अधिकार है, संसद की सोवरेनिटी है, संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 3 को पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और अनुच्छेद नंबर 4 घर में कुछ अमेंडमेंट कर लीजिए, घर में संशोधन कर लीजिए। इस तरह से भाग, अभी मैं डिटेल नहीं बताऊं, अभी डिटेल बताने में आपको नए राज्य का पूरा कैसे संसद से बिल पास होता है, स्टेट के पास जाता है, कैसे उसके क्या होता है, फिर कब कब नए राज्य बने, उनका डेट क्या है, उनका अमेंडमेंट नंबर क्या है, संशोधन क्या संशोधन है, ये सारा चर्चा करना पड़ेगा। तो एक क्लास हम जब भाग 1 डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें 1 या 2 क्लास लग सकता है। अभी अगले क्लास में हम लोग लेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में हम लोग लेंगे, सिटीजनशिप के बारे में ओवरव्यू देंगे, और सिटीजनशिप के बाद हम फंडामेंटल राइट्स
के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 से 4 क्लास लग ही जाता है ओवरव्यू लेने में कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22 भाग है उसका पार्ट जो ए बता रहे हैं, इस तरह से आपको लगेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसी तरह से शाम को 4 बजे आप लाइव होते रहेंगे। मेरा लगातार क्लास होते रहेगा, आप इस क्लास को एंजॉय करें। लेकिन एक बार लास्ट में बता रहा हूँ कि इसको जितने भी मेरे डियर प्रिय स्टूडेंट हैं मेरे लिए इतना करेंगे, आप उसको लाइक करेंगे और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करेंगे। मैं आपसे इंश्योर ये चाहता हूं कि आप कम से कम अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो अपने मोबाइल से निश्चित रूप से भेजेंगे। और ये आपको, चूंकि हम लोग इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सारे क्लास आपके पास फ्री जा रहे हैं, आप कम से कम उसके लिए सपोर्ट करें और इसका एंजॉय करें। इसके बाद थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स, आपको सभी लोग एंजॉय करें।